हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट दिसंबर 2024 पेपर 2 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको सीटेट की एग्जाम पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना होगा। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े बिना आप सीटेट की एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपका प्रश्न पूछा जाता है। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के अब तक यानी 2024 तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबको पढ़ा दिए है। वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं यह पेपर 2 का है। पेपर 2 का दिसंबर 2024 में पेपर 2 से जो आपका प्रश्न पूछा गया था सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीडीपी से। सीडीपी जो कि आपका पूछा गया था वर्ष 2024 में, सीडीपी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी। ठीक है, सीडीपी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है कि बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। और चौथा है बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है। आप बताइए इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा के लिए? बताइए प्रगतिशील शिक्षा के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती में यदि कहा जाए, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा, तो बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं। ठीक है, बच्चे जो है बच्चे जो पैदा होते हैं वह एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे जिस समाज में रहते हैं वह समाज से सीखते हैं, आसपास समाज की अंतर्क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे के विकास में समाज का भी बहुत बड़ी योगदान होती है। ठीक है, तो बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। जहाँ बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक माहौल अच्छे होते हैं वहाँ पर बच्चे की विकास अच्छी होती है। ठीक है, जहाँ की सांस्कृतिक और वातावरण जहाँ की जो है ना खराब होते हैं वहाँ पर बच्चे की विकास क्या होती है, उसको प्रभावित करती है बच्चे के विकास को। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान होती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारण तथा परिवारों, साथियों और दोस्त के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो यह होता है मनोसामाजिक में। ठीक है, विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारण तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मनोसामाजिक में। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, मनोसामाजिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न है कि व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ जेंडर पहचान आनुवांशिक रूप से निर्धारण, जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, जेंडर भूमिका आनुवांशिक रूप से निर्धारित, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है उन्हें उन्हें जो है उन्हें जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से क्या करता है, परिभाषित करता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर दिया हुआ अभिकथन ए दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इसका कारण आर दिया हुआ है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। सही विकल्प को चुनिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। एक गलत कथन है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल में शैक्षिक मानकों के विशेष बच्चों के लिए नहीं, विशेष बच्चों के लिए नहीं। ये नहीं कि जो बच्चे बड़े घर की है उसके लिए अलग शिक्षा और जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उनके लिए अलग शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में जो है ना, चाहे जिस वर्ग के बच्चे हो सभी के लिए समान शिक्षा उपलब्ध कराना। ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा इसका कारण आर दिया हुआ है, विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, ये भी कथन क्या है, गलत। इसका कारण भी क्या, आर भी क्या है, गलत है। विशेष बच्चों का मुख्य धारा की कक्षा में सीखने का कोई संभावना नहीं होती है, होती है। तो दोनों कथन क्या है, गलत है। तो ए और आर दोनों क्या है, गलत है। जो कि किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन फर्स्ट में दिया, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, देखिए जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, लय वैगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, लय वैगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को जो है ये आपका एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लय वैगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। क्या होगा राइट आंसर इसका, बताइए। तो भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या आपका प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए और दूसरे से बेहतर होने के लिए क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, लय वैगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ उदाहरण प्रस्तुत करना, ये तो सही कथन है। दूसरा, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी सही कथन है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी कथन सही है। एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, छात्र को रटंत विद्या को नहीं देना है, रटंत नहीं कराना है उसको। ठीक है, रटंत पढ़ाई नहीं कराना है। तो एक कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन आपका कथन आपका 1 2 3 आपका सही कथन है। जो कि किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई चैप्टर को पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ क्या करना, कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए। तो उदाहरण प्रस्तुत करना है, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना है, अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में क्या है, सोच को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये सब जो है ना नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीतियां एक शिक्षक को बनाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को ये नहीं कि उसको परिभाषा याद करवाना है, रटंत पढ़ाई करवाना है, ऐसा नहीं, बच्चों को रटाना नहीं है। ठीक है, उसको उदाहरण के साथ उसको समझाना है, बताना है और उसके बीच में क्या है, सोच को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए पारस्परिक अध्यापन में जो है ना शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, पारस्परिक अध्यापन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये होगा अधिसंज्ञान। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, अधिसंज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि समय के साथ बदलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं वो दिनचर्या या चरणों को सख्ती से पालन करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, अभिकथन ये दिया हुआ है, भय और तनाव का वातावरण बना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुशासित करती है। कारण इसका अर्थ दिया हुआ, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुशासित करता है, ये आपका सही कथन है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, ये कथन क्या है, गलत है। तो ए सही है और इसका कारण आर क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न कहता है, लोकेश की एक संकल्पना यानी दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण इसका आर दिया हुआ है, यह समझना है कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है। स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प क्या होगा बताइए। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली की दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका कारण आर दिया, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करता है। स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना, इसका राइट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। ये आपका क्या है, नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की जरूरत हो। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसकी शिक्षिका करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर अवलंबन प्रदान करे। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि जीन प्याजे डैश को डैश मानता है, ले वैगोत्स्की डैश को डैश मानता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जीन प्याजे जो है ना आत्म केंद्रित वाक संज्ञात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है, जबकि लय वैगोत्स्की निजी वाक स्व विनिमित में प्रभावी मानता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे जो है ना ये किसको मानता है, तो जीन प्याजे आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है, जबकि लय वैगोत्स्की निजी वाक और स्व विनिमित प्रभावी को मानता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न के अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है,
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत। ये कौन सा कथन सही है? तो यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, अभी कथन ये दिया हुआ है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के ऑप्शन मिलते हैं। कारण इसका अर्थ दिया हुआ, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के ऑप्शन मिलते हैं। एक कथन गलत। कारण इसका अर्थ दिया, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। ये भी कथन, इसका कारण भी आर गलत। तो ए और आर दोनों गलत है, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध फैलने में किन कारकों का योगदान था? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका विवेचनात्मक सोच को क्या करता है? बढ़ावा देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? यह उदाहरण जो है आपका विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो बच्चे दृष्टिबाधिता है, जो आंख से देख नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ने के लिए एक खास प्रकार की लिपि होती है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है। और उसी ब्रेल लिपि के सहारे बच्चे जो है ना, उसे स्पर्श करके क्या है? पढ़ते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ठीक है। ब्रेल क्या है? एक स्पर्श प्रणाली। जो बच्चे आंख से देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधिता के लिए एक खास प्रकार की लिपि होती है पढ़ने के लिए, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है। और उस ब्रेल लिपि को जो है ना, बच्चे जो है ना, उस को छू करके पढ़ते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि के सहारे उसको क्या है? छूकर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली होता है। ब्रेल क्या है? एक स्पर्श प्रणाली। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक 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 यह रेखांकित करते हुए उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ये क्या है आपका? विद्यार्थियों को सीखने के आकलन का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यहाँ पर अभिकथन ए दिया हुआ है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण इसका आर है, लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा सही विकल्प? बताइए सही विकल्प क्या होगा? देखिए, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। नहीं, जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है। लोग इस समाज में ही लड़कों और लड़कियों के बीच में तुलना भेदभाव करता है। ये जन्मजात नहीं होती। हमारे समाज में ही लड़कों और लड़कियों के बीच क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है, जिंदरवाज किया जाता है। जन्मजात नहीं होती है। जब बच्चे बेटा हो बेटी जब जन्म लेते हैं तो दोनों क्या होता है? एक ही समान होते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो है ना, उन दोनों के बीच में क्या है? जेंडरवाइज किया जाता है ना, लैंगिक समता को दर्शाया जाता है। ये जन्मजात नहीं होते थे। कथन क्या है? गलत है। इसके कारण आर दिया कि लड़कियां
आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावात्मक रूप से क्या होता है, कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। नहीं, ये भी क्या कारण क्या है, इसका कारण आर भी गलत है, तो ए और आर दोनों क्या है, गलत है, जो कि किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिया हुआ है। अभिकथन ए दिया हुआ है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। इसका कारण आर दिया हुआ, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, देखिए, 12 साल की अमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डरता है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी। यह कथन क्या है आपका, सही है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी एक क्या कारण, इसका आर क्या है, गलत है। ये सही है और कारण इसका आर गलत है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सार्थक व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 2 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था, सही प्रश्न को आज हम पढ़ा दिए। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इसी आधार पर आपका नई क्वेश्चन का निर्माण होती है और इसी आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। आपको सीटेट की एग्जाम पास करना है तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आप इसी से सीटेट की एग्जाम को पास कर जाएंगे। यह मैं लिखित गारंटी देता हूँ। सीटेट की एग्जाम पास करने के सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए, इतना ही काफी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।